This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद शुद्ध षष्ठी दिनांक 24 अगस्त 2020 शरद सूत्रस्थान अध्याय 26 अत्रय बतरका प्रिय शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघृतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् अमृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तत्र द्रव्याणि गुरु खर्र कठिन मंद स्थिर विशत सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तानि उपचय संघात गौरवस्थे इत्यकरा। तर्हि अस्मिन् विषये मया बहु उक्तं पूर्वस्मिन् व्याख्याने यत् अयम् एकः पन्थाः अनेन द्रव्याणां भौतिकत्वविषये ज्ञात्वा तेषां गुणकर्माणि कानि इत्येतत् ज्ञातुं शक्यते। तर्हि ये पदार्थाः विदेशात् आगत्य अत्र प्रतिष्ठिताः तेषां विषये केन प्रकारेण विचारः कार्यः इत्ययं महान् खलु जटिलः प्रश्नः। तस्मिन् विषये अनेन केनापि उत्तरं प्राप्तं भवेत् इति मे मतिः। अतः अस्य व्यवहारतः कथम् उपयोगः करणीयः इति चिन्तनीयमेव। जैसे कि मैंने कहा कि आधुनिक फिजिक्स का इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हम उसके जरिए द्रव्यों के गुण को अगर जान सकते हैं, कौन से गुण कितनी मात्रा में किस द्रव्य में है, तो उसके कर्मों के बारे में हमें जानकारी हो सकती है। और गुरु को हेवी लघु को लाइट ऐसा कहने से बात बनती नहीं है, ये मैंने स्पष्ट की थी। जो तत्वज्ञान परिषद इस प्रकार संज्ञा परिषद भूसावल में हुई थी तात्या जरूरकर की अध्यक्षता में, तो उसमें काफी बहस हुआ और नाम बदलना नहीं चाहिए, परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा ही वहां पे निश्चय हुआ। तो उसकी ग्लॉसरी बना सकते हैं, ये एक अलग चीज है और वही अच्छी चीज है। अभी कंप्यूटर के जमाने में अगर हम संहिता ई संहिता का निर्माण करते हैं तो उसमें राइट माउस क्लिक पर उसकी ग्लॉसरी जो है वो आ सकती है। एक सुझाव ऐसा भी था कि आयुर्वेदीय शब्दकोश संस्कृत या संस्कृत मराठी इस प्रकार का अवेलेबल है, अभी तो पीडीएफ है उसकी लेकिन उसी के आधार पर अगर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाए तो ज्यादा बेहतर, और राइट माउस क्लिक के वो अवेलेबल हो जाए तो अच्छा है। तानि उपचय संघात गौरव स्थैर्य
शब्दांचे अर्थ आणि स्पष्टीकरण, नुसता अर्थ नहीं, समानार्थी शब्द के बजाय उसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। तो उपचय संघात गौरव और स्थैर्य ये निर्माण करने वाला पार्थिव द्रव्य होता है, जो अभी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से भी जगह बढ़ रही है, और उसमें एक अहम कारण विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, और उसका कारण जैसे तो इनमें से हमें बाहर अगर निकलना है तो हमें उसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि गंधर्व गुणात्मक द्रव्य जिसमें हम प्रयोग करें तो पार्थिवत्व उसमें बढ़ जाएगा। द्रव शीत स्निग्ध मंद, द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु पिच्छल रसगुण बहुलानी आख्यान। तो द्रव शीत व स्निग्ध शीत वगैरह जो है उन गुणों का जिसमें प्राधान्य है, और रस बहुल जो है वो आप्य द्रव्य कहलाता है। तानी उपक्लेद स्नेह बंध विश्रंद मार्दव प्रहलाद करा। तो उससे उपक्लेद स्नेह ये दोनों अलग अलग लगे हैं, तो स्नेह और उपक्लेद इसमें फर्क है। बंध ये स्नेह का ही गुण है, चूर्णादि पिंडी भाव है दुर्गुण स्नेह, इस प्रकार के तर्क से मेरी की व्याख्या है। विश्रंद स्रोतसाम सावकम इस प्रकार का विशुद्ध का बताते हैं, तो उसमें किसी में श्राव करना, दही लवण ये दोनों अभिषंदी इस प्रकार के हैं। मार्दव और प्रहलाद, तो मार्दव निर्माण करने के लिए और लादन ये जो कर्म है उसके लिए ये द्रव या आप्य द्रव्य की आवश्यकता रहेगी। उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म रूप लघु रूक्ष विशद रूप गुण बहुलानी आग्नेयानि तानि दाह पाक प्रभा प्रकाश वर्ण करानी। तो उष्ण तीक्ष्ण ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो दूसरे किसी में नहीं है, केवल तेज महाभूत के आधार पे ही रहते हैं। सूक्ष्म लघु रूक्ष ये वायु में भी रहते हैं विशद, लेकिन रूप गुण बहुल ये आग्नेय की खासियत इस प्रकार की है। और तेज महाभूत से आकर आगे जल और पृथ्वी महाभूत में भी ये रूप ये गुण रहता है, लेकिन ये विशेषता है तेज महाभूत की या अग्नि महाभूत की। तानी दाह पाक प्रभा प्रकाश वर्ण कराएं। तो दाह पाक प्रभा ये अहम चीज है। प्रभा भा प्रकृष्टा प्रकाशते, तो वो दूर से भी प्रभा दिखाई देती है। वर्णम आक्रामती छाया, और छाया जो है वर्ण पर आक्रमण इस प्रकार करती है और प्रकाश देने वाली इस प्रकार की ये तेज बहुल होते हैं। अब ये जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डियोड्स, इस प्रकार से इसमें क्या खासियत है समझ लेना थोड़ा जरूरी होगा। लेकिन लाइट एमिटिंग जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो प्रकाश देती है, ऐसा थोड़ा सा उसका रहेगा। और वर्णकराणी, वर्ण का जो निर्माण है वो तेज महाभूत के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। लघु शीत रूक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानी वायु ज्ञानी तानि हाँ ओजाशी संबंधित रहते हैं। ओजस्तु तेजो धातु नाम, शरीर में जो तेज वो धातु नाम तेज ओज है, और वो प्रभा निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का होता है। तो सभी धातुओं से होकर जो धातुओं का तेज निर्माण होगा वो इस प्रकार से प्रभा के लिए कारण होगा। और ऐसा कहा जाता था कि पंडित नेहरू बहुत मुद्दों के बारे में महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे, और वो घर पे तैयारी करके जाते थे कि मैं आज
इसके बारे में महात्मा गांधी को रोकूंगा और उनका कहना नहीं मानूंगा। बट जब भी दो उनके सामने आ जाते हैं तो वो सब निकल जाता है और वो महात्मा गांधी जो कहते वो बात मान लेते। तो ये महात्मा गांधी की प्रभा थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि दूसरों को इम्प्रेस करना। वो प्रभाव महात्मा मोहम्मद अली जिन्ना पर क्यों हुआ ये मालूम नहीं, जवाहरलाल नेहरू पर ही हुआ मोहम्मद अली जिन्ना पर नहीं हुआ इस प्रकार से। वहाँ जिन्ना का प्रभाव शायद ज्यादा था, जिससे महात्मा गांधी प्रभावित होते थे इस प्रकार से। लेकिन ये एक अजीब चीज इस प्रकार की है कि प्रभा अगर अच्छी है तो लोग आपका मान लेंगे, ऐसा थोड़ा सा है। लघु शीत रूक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानी वायव्य। स्पर्श गुण बहुल ये वायव्य का प्रधान है। तानी रौक्ष ग्लानी विचार वैशद्य लाघव करा। तो ये रूक्षता इस प्रकार के निर्माण करते हैं, ग्लानी करते हैं, विचार बनाते हैं। वैशद्य लाघव, विचार का मतलब एक सीधा साधा जो है वो संचरण इस प्रकार का, लेकिन विचार का मतलब विचार, थॉट्स, ये भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति ज्यादा सोचते भी रहते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। प्रभा और ऑरा एक ही समझेंगे क्या? बताना मुश्किल है कि मुझे ऑरा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन काफी साम्य रहेगा इन दोनों में। दोनों का अध्ययन करके फिर बताना जरूरी होगा। और अभी ऑरा मापने वाले यंत्र है कि जो आपके ऑरा के ऑरा को बताते हैं कहाँ पे ऑरा में अ, बदलाव आया है, ये भी बताते हैं। और फिर उसके आधार पर कुछ चिकित्सा भी बनती है इस प्रकार। और उसके अलग कैमरे भी रहते हैं, ऑरा स्कैन करने वाले कैमरे भी रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और शायद इसको हम प्रभा के रूप में ले सकेंगे। ये एक अहम चीज पॉसिबल इस प्रकार की है। तो ये विचार, ये परवाना, ये एक वाक का इस प्रकार का कर्म है। और लाघव और खास करके रौक्ष, जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं वो उनमें रौक्ष ज्यादा पैदा होता है। और फिर स्नेहा, ये जो चिंतक, जो चिंतक है वो स्नेह्य है इस प्रकार का बताया गया है। तो केवल चिंता से इतना सारा रौक्ष निर्माण होता रहता है, इसीलिए ये शिरोधारा वगैरह जो है या पूरे शरीर का अभ्यंग ये जो है ये इनके लिए काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। मृदु लघु सूक्ष्म लक्षण शब्द गुण बहुलानि आकाशात्मकानि तानि मार्दव सौशील्य लाघव करामि। सो मृदु, ये भी एक विशेष गुण है आकाश का। लघु सूक्ष्म श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण कफ के बारे में बताया गया है और यहाँ में आकाश में बताया गया है। जल या पृथ्वी महाभूत में श्लक्ष्ण गुण इस प्रकार का नहीं बताया गया। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि आकाश महाभूत का गुण है। वो शायद किसी को प्रतिघात न करना इसके वजह होगा। एंड शब्द गुण बहुलानि आकाशात्मक, शब्द गुण जिसमें प्राधान्य से है वो आकाशात्मक इस प्रकार के है। अभी शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक भेदियात्मक इस प्रकार का बताया गया। और भेदियात्मक जो है वो विभिन्न वाद्य वगैरह के द्वारा निर्माण होता है। और ध्वन्यात्मक जो है वो पशु पक्षियों द्वारा निर्माण किया जाने वाला शब्द इस प्रकार का है। तो मार्दव सौशील्य और लाघव
ये इसमें अहम है। तो औषधीय निर्माण करना ये भी एक आकाश तत्व का परिणाम है। और जब हम कैंसर की गांठ देखते हैं जो बड़ी कठिन इस प्रकार की होती है, निबिड़ इस प्रकार की होती है, तो उसमें अगर हमें औषधीय लाना है तो आकाश महाभूत का संबंध रहेगा। और वैसे आकाश महाभूत सिर्फ तिक्त रस में है, बाकी किसी रस में आकाश महाभूत नहीं है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि तिक्त रस का कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से हम उपयोग कर सकेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लक्षण गुण हा केवळ स्पर्शगम्य आहे का? वैसे तो होना चाहिए, लेकिन देखने से भी हमें लक्षण गुण की प्रतीति होती है। जो हम सन्माइका फॉर्माइका वगैरह देखते हैं, जब स्पर्श करते हैं तो निश्चित रूप से अनुभूति होती ही है। लेकिन स्पर्श करने के बजाय भी हो सकता है, लेकिन आकाश वैसे दिखलाने वाला नहीं है। केवल लक्षण जिस चीज में उसमें आकाश महाभूत का आधिक्य है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और वैसे मक्खन में भी लक्षण गुण है। तो शायद ये ऑस्टियोपोरोसिटी वगैरह के बारे में मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सोच सकेंगे। कि जो पृथ्वी महाभूत और स्निग्धता उसके जरिए उसकी आपूर्ति करेगा, अस्थि की जो आपूर्ति करनी है वो उस प्रकार से कर सकेगा, ये एक हम सोच सकते हैं। अनेन उपदेशेन न अन काय का? तो रेखा पूर्ण तो एक अलग चीज है। ये वारितर होना, भस्मक की जो परीक्षा है वो वारितर होना, ये एक बताया गया है। रेखा पूर्णत्व है वो सूक्ष्म गुण का परिणाम इस प्रकार का है। और लघु है, वारितर होने का मतलब है कि लघु हो गया, किसी भी धातु से बना हो तो भी वो इतना हल्का हो गया कि वो पानी पर तैरेगा, इस प्रकार से। तो उसके ऊपर एक दाना भी रखते हैं, ज्वार का वगैरह, कि वो सचमुच पानी पर तैरता है या नहीं तैरता है। भस्म पानी के ऊपर डाल के फिर उसके ऊपर एक दाना रखते हैं, और उसको भी अगर वो सहन कर लेता है, क्षमता उसमें रहती है, तो ये पक्का वारितर हो गया, इस प्रकार का बताते हैं। अनेन उपदेशेन, इस उपदेश से दातारशास्त्रीने सुपारीच्या कवचाच्या आतील आवरणाचे उदाहरण लक्षणासाठी दिले आहे। देखना पड़ेगा। एक श्लक्ष्ण और पिच्छिल, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। शतावरी या फिर बुरुची, बला, इनमें श्लक्ष्ण गुण है, या भिंडी में श्लक्ष्ण, ये पिच्छिल गुण है। श्लक्ष्ण के आगे थोड़ा सा पिच्छिल है, तो शायद श्लक्ष्ण और द्रव इकट्ठा हो जाता है तो पिच्छिल इस प्रकार का बन जाएगा। और वैसे श्लक्ष्ण गुण आकाश से संबद्ध इस प्रकार का है, ये अभी यहीं पे हमने पढ़ा है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ा है। सुपारी के अंदर का जो है वो लक्षण किस प्रकार के हैं। अनेन उपदेशेन न अनौषधीभूतं जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम्नां युक्तिं च अर्थं च तंत्रम् अभिप्रेत। ये बड़ा सूत्र है और महत्वपूर्ण सूत्र है। किस उपदेश से जग संपूर्ण विश्व में एक भी द्रव्य अनौषधीभूत नहीं है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसका औषधि के रूप में उपयोग किया जा न सके। तो सभी द्रव्य औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। किस वजह से? तामताम युक्तिम च अर्थं च तमभिप्रेत। जो प्रयोजन है, अर्थ जो है, जिसके लिए वो उपयोग करना है, और उसके लिए जो युक्ति है, युक्ति योजना याति युज्यते, तो बहु कारण संयोग जन्य भाव जानने के लिए युक्ति बताई गई है। तो उस युक्ति को ध्यान में रखते हुए
हमें इसके बारे में सोचना है कि ये किस प्रकार से औषधि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाऱ्याचा स्पर्श लक्ष्मण म्हणता येईल का? वैसे मैंने पारा हाथ में लेकर ऐसा नहीं किया है, एक ही बार हमने खाया था। कोयम्बतूर में सिद्ध वैद्य थे, तो उन्होंने एक पारा हमें खिलाया था। छोटा सा एक मूंग दाना इतना, दाने इतना, लेकिन वो चिपकता नहीं है, सबसे विशेषता है उसकी। स्पर्श के बारे में इतना, उसका गुरुगुण बहुत ही प्रतीत होता है, ये सबसे अहम है। तो उस युक्ति को ध्यान में रखते हुए और उसका जो प्रयोजन है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी द्रव्य अनौषधिभूत इस प्रकार का नहीं। ये बहुत ही व्यापक इस प्रकार का सूत्र है और लोग ज्यादातर समझते हैं कि आयुर्वेद वनस्पति जो चिकित्सा है, ये एक बड़ी गलती है इस प्रकार से। वॉट एवर इज हर्बल इज आयुर्वेदिक, ऐसा लेबल लगा देते हैं। तो हर्बल का प्रयोग सिर्फ आयुर्वेद में ही होता है ऐसा नहीं है। हर्बल का प्रयोग होम्योपैथी में भी होता है, एलोपैथी में भी होता था, अभी कम हो गया या बंद हो गया उसका, लेकिन पहले तो होता था। एक ही कुचला इस प्रकार का अगर द्रव्य है तो आयुर्वेद में विषितिंदुक नाम से उसका प्रयोग है। होम्योपैथी में उससे अलग दवा इस प्रकार की बनती है और एलोपैथी में भी पीपल कॉन्स्टिक करने के लिए उसका भलीभांति इस्तेमाल किया जाता है। तो केवल ये कुचला है या वनस्पति जो है इसलिए आयुर्वेदिक है, इस प्रकार का हम नहीं कह सकते। ये एक अहम चीज है। दूसरी चीज, लोग बताना चाहते हैं कि जो रसशास्त्र वगैरह जो है वो आयुर्वेद का अंग नहीं है इस प्रकार से, और इसके बारे में काफी बहस की गई है। और अगर रसशास्त्र को आयुर्वेद का अंग माने तो उस व्यक्ति का यह कहना था, एक्नाइट इन होम्योपैथी, उस व्यक्ति का यह कहना था कि एक्योनाइट, लेकिन वत्सनाथ है मेरे ख्याल में, इसका स्ट्रिक्निन ये है, नक्स वोमिका, ये होम्योपैथी में बताया गया है, नक्स वोमिका, जो विषितिन दुख से दवा बनती है। लेकिन हर एक शास्त्र का दृष्टिकोण अलग अलग है देखने की। तो कहने का मतलब है कि हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं। किसी भी शास्त्र का एक तत्व ज्ञान होता है। कोटकर सर कहा करते थे कि जो अंतिम डिग्री कही जाती है वो पीएचडी कही जाती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो ये क्यों, एमडी करने के बाद भी अगर पीएचडी आप करते हैं तो आप उसके तत्व ज्ञान तो भली भांति जानते हैं, ऐसा मतलब रखते हैं उसके बारे में। वो होता नहीं है, अलग चीज है, आयुर्वेद के बारे में तो नहीं होता है। लेकिन पीएचडी डिग्री सभी जगह मानी जाती है। अभी एमडी डीएम, ये एलोपैथी में जो आया है, कार्डियोलॉजी वगैरह में डीएम है इस प्रकार से, वो एक अलग चीज रहेगी। और डिलीट दी जाती है सम्मान पूर्वक, वो एक अलग चीज इस प्रकार। लेकिन इन सभी का मतलब तत्व ज्ञान से होता है। तो मूल रूप से शास्त्र क्या होता है? शास्त्र एक तत्व ज्ञान होता है। वो तत्व ज्ञान इस प्रकार से है कि अगर वैदिक शास्त्र है तो हेल्थ क्या है और डिसीज क्या है, इन भावों को समझना, ये तत्व ज्ञान की चिंता है। उसको समझने के लिए हमें सृष्टि को समझना पड़ेगा, हमें चैतन्य को समझना पड़ेगा आयुर्वेद की दृष्टि से, और फिर हम स्वास्थ्य के बारे में सोच सकेंगे, हम रोग के बारे में सोच सकेंगे। जब एलोपैथी इसको देखती है तो उसका अप्रोच रिडक्शनिस्ट अप्रोच इस प्रकार का है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह इन सब साइंस उसको लेकर हेल्थ की तरफ देखती है। उसमें भी ज्यादा बहस हेल्थ का नहीं है,
ज्यादा बहस जो है वो रोगों का है, और उसकी अलग दृष्टि है रोगों को देखने की। इस प्रकार से उसका निदान करने की एक अलग पद्धति है, उसकी चिकित्सा करने की एक अलग पद्धति है, उस चिकित्सा का मकसद क्या है ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की। और होम्योपैथी फिर भी उसको एक अलग ढंग से देखती है कि जिस द्रव्य से कुछ लक्षण, चाहे शारीरिक हो चाहे साइकोलॉजी या मानसिक स्तर पर हो, निर्माण होते हैं, उन्हीं का अगर सूक्ष्म रूप हम बना के दे देंगे तो उस पर इलाज हो जाता है, ये उनका कहना है। और काफी द्रव्यों को उन्होंने सिद्ध किया है इस प्रकार से, मटेरिया मेडिका जो होम्योपैथी में कहा जाता है। तो वो विषय बिंदु को अलग ढंग से देखते हैं, हम अलग ढंग से देखते हैं, और एलोपैथी हर अलग ढंग से देखते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकती कि अभी कुछ लोग तक बताते हैं कि सदाफुली जो है विंक्रिस्टिन, ये जो केमोथेरेपिक ड्रग है, वो सदाफुली से निकाला गया है। तो सदाफुली का इस्तेमाल करना आयुर्वेद है इस प्रकार से, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, विंक्रिस्टिन। तो सदाफुली का इस्तेमाल करना आयुर्वेद की तरीके से कैंसर की चिकित्सा का। वास्तव में विंक्रिस्टिन एक केमोथेरेपिक ड्रग है, और वह प्राइमरी रूप में सदाफुली से निकाला गया। लेकिन 1 ग्राम विंक्रिस्टिन पाने के लिए 1 टन सदाफुली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाद में ये तो पूरा केमिकल है, और केमिकल की तरीके से उसको निर्माण किया जा रहा है, सदाफुली से कोई संबंध नहीं रहा। सिर्फ शुरू में उसके बारे में ये बहस हुई थी कि ये सदाफुली से होता है, तो सदाफुली का काढ़ा बना के दे देना वगैरह, इस प्रकार से लोग अभी भी करते हैं। लोग किस तरीके से शास्त्र को समझते हैं, ये बड़ी अजीब पद्धति है कि लोगों को आयुर्वेद क्या है, होम्योपैथी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो समझाने के लिए बताते हैं, अरे वो साबुदाना जैसी गोली देते हैं ना, वो होम्योपैथी। अब ये जो पंच तन्मात्रा पर आधारित संजीवन चिकित्सा है, उसमें भी साबुदाना जैसी गोली देती है, वो होम्योपैथी से अलग है। औषध बनाने का तरीका वही है, लेकिन वो अलग है इस प्रकार से। तो उसमें संदेह निर्माण हो सकता है कि ये होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है, क्या है इस प्रकार से। इंजेक्शन रूट जिसमें दिया जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और फिर ये सुविधाएं, टेक्नोलॉजी रहती है कि आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, वगैरह वगैरह, वो एलोपैथी है। ऐसा एक, ये पहले तो ये नहीं था, पहले तो सिर्फ इंजेक्शन देने वाले लोग एलोपैथी डॉक्टर है, इस प्रकार का कहना था। अभी इंजेक्शन का प्रभाव काफी कम हो गया है, और गोलियों से काम चलता है। लेकिन फिर भी अभी भी देहातों में ये परिस्थिति दिखाई देती है कि एक इंजेक्शन लगवा दो, ऐसा डिमांड मरीज करते रहते हैं। और आयुर्वेद के बारे में जो मत प्रचलन था, वो काढ़ा, ये खासियत थी आयुर्वेद की, तो काढ़ा बनाने के लिए कहते हैं, या पथ्य कहते हैं, पथ्य के बारे में कहते हैं। तो ये अजब चीज होगी। अभी आयुर्वेद का सिंबल क्या है, तो शिरोधारा का फोटो, या आयुर्वेद का भी सिंबल बन गया है देश विदेशों में। या खलबत्ता, या आयुर्वेद का सिंबल बन गया है इस प्रकार से। लेकिन ये सही नहीं है, तत्व ज्ञान उसमें मुख्य है। हर शास्त्र की एक अलग पहचान है, और जब उसका तत्व ज्ञान हम समझ पाएंगे, उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये सबसे अहम चीज रहेगी। और वो भली भांति समझ पाएंगे तो शायद इस प्रकार की बात बन सकती है. सदाफुलीमध्ये जे केमो द्रव्य आहे ते प्रथम कशापासून शोधले असा होते, ये तो मुझे भी पता नहीं है उसके बारे में. ड्रग डिस्कवरी वगैरह इस प्रकार के बारे में थोड़ा झांक कर देखो गूगल में,
शायद इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पहले वो सदाफुली से निकाला गया था, ये बात सत्य इस प्रकार की है। तो हमारा मकसद क्या है, ये सबसे अहम चीज है। हम भली भांति स्वास्थ्य को और रोग को समझ लेना चाहते हैं, ये हमारा मकसद होना चाहिए, किसी भी विद्या का ये मकसद होना चाहिए। फिर उसके अनुसार रोग की व्याख्या क्या है, आरोग्य की व्याख्या क्या है, ये समझ लेना। आरोग्य स्थिति बनाने हेतु क्या करना चाहिए, स्वस्थ जो से आयुर्वेद में कहा गया है या मॉडर्न मेडिसिन में, ये जो पीएसएम इस प्रकार का बताया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि उनका अप्रोच क्या है इस बारे में, एलोपैथी का अप्रोच क्या है। अभी तो ये मुझे पता नहीं है होम्योपैथी का इसके बारे में कुछ अप्रोच है या नहीं भी, या चाइनीज का इसके बारे में कोई अप्रोच है या नहीं भी, और रोग के बारे में कितनी गहराई में जाकर लोग सोचते हैं या शास्त्र सोचते हैं, ये समझ लेना जरूरी है। मैं जो अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा था वैदिक विश्व एक विहंगमावलोकन, इसमें ये एक अहम मुद्दा था। मैं काफी उससे भटक गया, इसलिए मैंने उसको अभी रोकथाम लगाई है, और जल्दी मैं उसको शुरू करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा फोकस्ड अप्रोच इस प्रकार से शुरू करने वाला हूँ, तो शायद ये बात अच्छी इस प्रकार से बने। तो कहने का मतलब ये है कि अ, शास्त्रीयत्व जो है वो उसके तत्व ज्ञान में है, और तत्व ज्ञान हम भली भांति जब तक समझेंगे नहीं तब तक उस शास्त्र के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। ये केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है कि इस प्रकार की इंजेक्शन लगवाना या एलोपैथी है, या साबुन जैसी गोली देना या होम्योपैथी है, ये केवल ऊपर ऊपर की बातें है, ये वास्तव में उसका मूल स्वरूप है ही नहीं। एलोपैथी भी नहीं मानेंगे, होम्योपैथी भी नहीं मानेंगे, और आयुर्वेद भी नहीं मानेंगे कि ये उसका मूल स्वरूप है इस प्रकार से। तो हम उस तत्व ज्ञान को हमें समझना है, ये सबसे अहम चीज है। और उसको कैसे समझे, तत्व ज्ञान तो चरक में ही है, आयुर्वेद के काफी ग्रंथ हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का विषय जब आता है तो चरक के सिवा दूसरा कोई ग्रंथ इतनी गहराई में जाने वाला नहीं। तो अगर आपको आयुर्वेद का तत्व ज्ञान समझना है तो चरक ही शरण्य है, चरक संहिता ही शरण्य है, ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। तो कुछ भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो अनौषधि भूत इस प्रकार का है, कि जो औषधि नहीं है। एक बात कही जाती है जीवक के बारे में, कि जब उनका अध्ययन पूरा हुआ तो गुरु ने कहा कि जाकर ढूंढ के आओ और ऐसी वनस्पति लाओ जिसका कोई भी उपयोग नहीं है वैदिक शास्त्र के अनुसार। वो 3 दिन ढूंढता रहा और खाली हाथ वापस आया और बता दिया नहीं ऐसी कोई भी नहीं है। तो बोले कि ठीक है, अभी तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया, तुम अभी प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हो इस प्रकार से। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका इस प्रकार से औषधि में उपयोग नहीं किया जा सकता। जब ये बहस हुई रसशास्त्र के बारे में कि रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग है या नहीं है इस प्रकार से, तो मैंने इस सूत्र को उद्धृत किया था, और इस सूत्र के अनुसार जो भी द्रव्य पृथ्वी पर है वो सभी औषध के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसा वचन है। तो तुम उसको किस प्रकार से टाल सकते हो। तो उसका कहना था कि अगर ऐसा है तो एलोपैथी की दवाई क्यों नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, एलोपैथी की दवाइयों का भी इस्तेमाल करो, लेकिन वो आयुर्वेद की दृष्टि से करो। तो ये बहस आगे बढ़ नहीं सकी इसके इस मुद्दे पर लेके। समझो कि एस्पिरिन एक स्वेदल द्रव्य है और मुझे किसी व्यक्ति में स्वेदन करना है। अब मेरे पास त्रिभुवन कीर्ति है नहीं जो स्वेदन करने वाली दवा है, इस प्रकार से मेरे पास एस्पिरिन है।
तो मैं एस्पिरिन का अगर इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे स्वेदन करना है इसलिए कर रहा हूँ इस दृष्टि से, तो वो आयुर्वेद की दवा होगी, वो एलोपैथी की दवा नहीं रहेगी। सिर्फ फर्क इतना है कि जगत प्रयोग शमयेद व्याधि योन्यमन्यम उदीरयेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेद योनोपयेत। अगर हमें इस प्रकार के विषय द्रव्य या जिसके साइड इफेक्ट्स है उसका प्रयोग करना है, तो हमें यह सावधानी बरतनी है कि उसका दुष्परिणाम न हो जाए। और ये सावधानी रसशास्त्र के औषधियों के बारे में ग्रंथकारों ने ली है। ये तो उसको मालूम था कि भारत विषय है, ताम्र विषय है, वगैरह वगैरह, या आर्सेनिक वगैरह सब विषय है। तो क्या उनको पता नहीं था क्या? योगा तो विषय तीक्ष्ण उत्तम भेषजम भवेत्, ये जिनका निर्देश है। तो तीक्ष्ण भेषज भी उत्तम, तीक्ष्ण विषय भी उत्तम भेषज बन सकता है अगर उसका सही योग किया जाता है तो वैसे हमारे लिए एलोपैथी के द्रव्यों का प्रयोग के रूप में, यानी कि शुद्ध चिकित्सा के रूप में अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शायद ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इंटीग्रेटेड लोग। लेकिन इंटीग्रेटेड लोग इस प्रकार से विचार नहीं करते। वो सिर्फ इस दवा का इस प्रकार से एलोपैथी में इस्तेमाल होता है उसी विचार से, उसी कंडीशन जुदा ना, उसी कंडीशन से उसको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं। तो अगर हम उस दृष्टिकोण के खालिदान है, अगर इस दृष्टि से हमें उसके बारे में सोचना है, तो एक बात बन सकती है कि आप जिस प्रकार से एलोपैथी उसका इस्तेमाल करती है उस ढंग को देखो, किस कारण के लिए वो करते हैं वो देखो, उसका आयुर्वेद की दृष्टि से किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है उसके बारे में सोचो, और वो शुद्ध चिकित्सा किस प्रकार से हो जाए उसके बारे में सोचो। हमें ये नहीं करना है कि एलोपैथी की दृष्टि से दवा का इस्तेमाल करना और कहना है इस जगत देवो मनोषधम न किंचित विद्यते द्रव्यं वशान नानाते, वो इसलिए ये आयुर्वेद ही है इस प्रकार से। हमारे एक टीचर रहे थे, उन्होंने इस प्रकार की बात को बताया था। इन चरक विमान Anupaskrita is told as one of the quality of Vaidya, that is, one should know philosophy of particular science he is going to practice. अनुपस्कृत, उपस्कृत का मतलब संस्कार जिसके ऊपर हुए हैं, इस प्रकार का है। ये रेफरेंस एक बार देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें एलोपैथी के दवाइयों का प्रयोग करना भी है, तो भी हमें उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से उसके क्या गुण कर्म इस प्रकार के हैं, और फिर उनका उस ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। आर्टिफिशियली बनवलेलं द्रव्य हे आपल्याला सांगितलं कशाने? आर्टिफिशियली बनवलेलं द्रव्य आहे ना, कृत्रिम विषय म्हणून आला, वापरायला नाही सांगितलेलं, तर त्याचा उपाय सांगितलाय। कृत्रिम विषय के बारे में बताया गया है, लेकिन वो विषय है इस प्रकार का बताया गया है, और उस प्रकार के विषय का भी प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विषय है इसलिए उसको छोड़ ही देना है, उसका भी प्रयोग हो सकता है, उसका कोई संदेह की बात नहीं है। तो सबसे अहम ये चीज रहेगी कि शास्त्र क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, जिस तत्व ज्ञान से हम उसको देखते हैं उसको भली भांति जानकर उसके आधार पर शास्त्र का व्यवहार होता है। तो इंटीग्रेशन में एक अहम बात इस प्रकार की रहेगी कि इंटीग्रेशन करना है तो विचारों का इंटीग्रेशन होना है। अभी हम रसायन चिकित्सा कर रहे हैं कैंसर में, तो अगर एलोपैथी को उसमें इंटीग्रेशन करना है तो रसायन चिकित्सा किस प्रकार से एलोपैथी से की जाती है उसके बारे में उन्हें सोचना है। अगर हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में सोचना है तो आयुर्वेद में हम डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल किस प्रकार से कर सकते हैं
चाहे क्षार का अग्निकर्म का प्रयोग करके, उसके बारे में हमें सोचना है अगर वो प्रिंसिपल हमें लेना है। ये बेसिक रहेगा कि ये उनका प्रिंसिपल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये उनका प्रिंसिपल है, तत्व ज्ञान है। और मैं समझता हूँ कि वो कारणों को ढूंढते नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के प्रिंसिपल को अपना लिया, या फिर केमोथेरेपी ड्रग के जरिए इसका नतीजा दिखा सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल होने से ट्यूमर साइज कम हो जाता है और जो मार्कर्स है वो कम हो जाते हैं। तो उनके मुताबिक ये बराबर प्रिंसिपल है कि इसमें कैंसर का खात्मा होता रहता है। सही रूप में कैंसर का खात्मा होता है नहीं होता है ये अलग चीज है, नहीं होता है वास्तव में इस प्रकार से। तो ये प्रिंसिपल ही क्वेश्चनेबल है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल अहिंसा प्राणवर्धनाना ममा सूत्र है, उससे कैंसर सेल का नाश होता होगा, लेकिन उसके साथ आयुष का भी नाश होता है, और ये तो प्रूवन है इस प्रकार से। तो उससे आयु कभी बढ़ेगा नहीं, प्राणवर्धन कभी होगा नहीं। अहिंसा अगर है तो प्राणवर्धन। तो ये बताते रहेंगे कि ट्यूमर साइज नहीं कम करेंगे, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं रखेंगे, तो लोग मानेंगे कैसे इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात है। जब हम मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं तो ये सब तत्व ज्ञान अच्छा है। जब हमारे किसी निजी रिश्तेदार को हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये तत्व ज्ञान काम में नहीं आता फिर। हम नहीं मान सकेंगे कि ऐसे ही उसको मरने देना है, केमोथेरेपी भी देते रहना है और उसको मरने देना है इस प्रकार से। तो फिलोसॉफी कुछ अलग होगी, तो बोलेंगे कि ठीक है आयुर्वेदिक करेंगे, होम्योपैथी भी इसके साथ में करेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए इस प्रकार की फिलोसफी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मूल रूप जो है वो उसका फिलोसफी में है, तत्व ज्ञान में है, और उसी को शास्त्र कहना है। शास्त्र समझना यानी कि उसका मूलभूत तत्व ज्ञान समझना, ये सबसे अहम चीज है। और वो कैसे आएगी, ये बार बार पढ़ेंगे, समझ लेंगे, चिंतन विचार उसके बारे में करेंगे, उसका भली भांति प्रयोग करेंगे, तो ही ये बात समझ में आएगी। इसलिए ग्रंथों के अध्ययन का महत्व बहुत ज्यादा है, और इसमें गुरु का भी बहुत महत्व ज्यादा है। क्योंकि आचार्य शास्त्राधिगम हेतु नाम, ये जो अग्र संग्रह बताया गया, शास्त्र तो है, ग्रंथ तो है हमारे पास, लेकिन अगर हम उसके बारे में किसी को बताते नहीं है, गुरु अच्छा उसके बारे में बताने वाला नहीं है, तो कैसे समझ पाएंगे तत्व ज्ञान। ये एक अहम चीज है। और गुरुओं की भी परंपरा रहती है, जो हम शुरू में नमन करते हैं, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा जो है उसका एक अहम महत्व है कि हम किस प्रकार से उस सूत्र का अर्थ करते हैं, किस प्रकार से उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, उसमें उपयोग करते हैं। ये सब भाग तो तत्व ज्ञान से ही आता है। तो हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि तत्व ज्ञान उसमें क्या है इस प्रकार से। और जब मैं बर्ड्स आई व्यू या विहंगमावलोकन इस प्रकार का कहता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये तत्व ज्ञान, या आप किस दृष्टि से स्वास्थ्य को देखते हो, आप किस दृष्टि से रोग को देखते हो, उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके लक्षण क्या है इस प्रकार से, और फिर चिकित्सा का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। ये केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देने वाली चिकित्सा है या मूल रूप से रोग को दुरुस्त करने वाली चिकित्सा इस प्रकार। तो इसमें आयुर्वेद का तत्व ज्ञान बहुत असीम है, बहुत अच्छा है, जितना कि हमें एलोपैथी में नहीं दिखाई देता। तो हमें इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है। और ये जो विवाद चल रहे हैं कि रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग नहीं है, if allopathy medicine are taken with proper anupan of Gurta, Taila, Madhu, can they make difference? Because they don't give importance to anupan. ये सही है, ये आयुर्वेद का एलोपैथी में इंटीग्रेशन है। अगर
आप अनुपान का भलीभांति इस्तेमाल करते हैं, काल का इस्तेमाल करते हैं कि भेषज जो सेवन काल, औषध सेवन काल क्या है, उसका भलीभांति इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें तत्वज्ञान से आती है कि किसका कहाँ पे कैसे उपयोग करें, इस प्रकार से वो आयुर्वेद का तत्वज्ञान वहां पे अगर एप्लीकेबल हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज हो सकती है इंटीग्रेशन में, इस प्रकार से। और मैं इंटीग्रेशन से आगे जाकर होलिस्टिक की बात करता हूँ। आयुर्वेद जितना सर्वांगीण दृष्टि से देखता है उतना एलोपैथी देखती नहीं है। वो तो सिर्फ फोकस्ड अप्रोच रहता है और सिर्फ रोग का विचार रहता है, रोगी का विचार ही नहीं रहता। ये सबसे आम चीज है। तो हम रोग को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन रोगी में स्थित रोग को ट्रीट कर रहे हैं, तो रोगी का उतना ही महत्व है, जो होस्ट है उसका उतना ही महत्व है जितना कि रोग का महत्व। और ये नहीं देखा जाता तो फिर नौबत आ जाती है, ऐसा है। तो इन सभी के बारे में हमें गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा और शास्त्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो विवाद है कि रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग नहीं है, मानस भाव ये आयुर्वेद का अंग नहीं है, और उसके लिए कुछ सूत्रों के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन चंद ही सूत्र ले लेंगे, पूरे सूत्र नहीं ले लेंगे तो आपको गलतफहमी होगी। जो सभी सूत्रों को समझता है वो तो समझेगा कि शरीर के सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम आयुष की व्याख्या ही मन से जुड़ी हुई है, ये केवल शरीर से जुड़ी नहीं है। तो अगर हम मन को मानते ही नहीं है, हमारा विषय ही नहीं है, तो हम आयुष के बारे में भी जानते नहीं है कुछ। और आयुष को जानना ही आयुर्वेद है। आयु विद्यते अनेन, आयु व्यक्ति अनेन वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो व्युत्पत्तियां बताई गई है। तो अगर हम आयुष को जानना चाहते हैं तो मन को कैसे छोड़ देंगे? वो तो एक अहम हिस्सा है आयुष का। लेकिन ये लोग बताते रहते हैं कि नहीं नहीं, मन आयुर्वेद का विषय नहीं है, ये रसशास्त्र आयुर्वेद का विषय नहीं है। पहले ही हमने अपने शास्त्र को सीमित कर दिया है। काय चिकित्सा के छोड़कर बाकी अंगों में अभी हमारा कुछ नहीं चल रहा। अभी अभी ऑप्थेल्मोलॉजी में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हृदरोग के बारे में थोड़ा सा आ रहा है, कैंसर के बारे में आ रहा है, इस प्रकार से गायनेकोलॉजी में कुछ हद तक आ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र है, ईएनटी में हमारा कुछ काम नहीं है, अभी तक नहीं है, डेंटिस्ट में ज्यादा काम नहीं है इस प्रकार। तो हम उसको छोड़ दें ये तो संभव ही नहीं है कि हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इस प्रकार से जो अभी बताया जाता है पूरी गलत इस प्रकार की बात। हम ही अपने को सीमित क्यों कर ले? इस प्रकार से सर्जरी हमारे हाथ से छूट गई है, हमने ही ज्यादा ध्यान उसके तरफ नहीं दिया है, इसका ये नतीजा है। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद परिपूर्ण शास्त्र है, सर्वांगीण शास्त्र है, और उसी को लेकर आगे जाना है। अगर हम ये हमारा से नहीं है, ये हमारा हिस्सा नहीं है, इस प्रकार से करते रहेंगे तो निगेटिविटी फैलाना है। तुम्हें पॉजिटिविटी फैलानी है तो पॉजिटिविटी फैलाओ। रसशास्त्र को तुम नहीं मानते हो, ठीक है, तुम केवल वनस्पति से चिकित्सा करो। एक अहम चीज त्र्यंबक शास्त्री के बारे में कही जाती है, आपा शास्त्री साठे उनके छात्र रहे, काफी तरक्की की उसके बारे में, और आगे जाकर कुछ झगड़ा हो गया उन दोनों में, वैचारिक मतभेद हो गए। तो त्र्यंबक शास्त्री ने कह दिया कि ठीक है, मेरी दी हुई विद्या छोड़ दो, तुम उसका प्रयोग मत करो। आपा शास्त्री साठे ने की भी कहा ठीक है, मैंने छोड़ दी, आपसे एक भी रसशास्त्र की दवा प्रयोग में नहीं लाऊंगा। और फिर उन्होंने केवल वनस्पति द्रव्यों के आधार पर चिकित्सा की और अच्छे चिकित्सक रहे, अच्छा नाम कमाया। तो मैंने सुझाव दिया था तुम्हें रसशास्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छा है, तुम केवल वनस्पति से चिकित्सा करो, कौन रोकता है तुम्हें? और निर्धार पूर्वक कहो कि हाँ मैं सिर्फ वनस्पतियों का इस्तेमाल करता हूँ, और फिर भी
मेरा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, मैं बहुत सफल चिकित्सक हूँ। अच्छा है, हमारे गौरव होगा उस आधार पर। लेकिन जो रसशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं उनको क्यों कोसना है, उनको क्यों दूर ढकेल देना है कि ये हमारे शास्त्र के है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। अगर साइकोलॉजी एक अहम अंग है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, मानस रोग होते हैं उनका ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से उनका फल निकाला जाता है। उनको हम छोड़ देंगे, यही नहीं, नहीं हमारे शास्त्र में है ही नहीं इस प्रकार का। भूतेभ्यश्च परं यस्मात् नास्ति चिकित्सा चिकित्सते, वहां भूत क्या, आगे कुछ भी नहीं है चिकित्सा में, इस प्रकार कोई विचार ही नहीं है। वो सूत्र किस संदर्भ में कहा गया, संदर्भ में कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, और बाकी ये जो सब सूत्र है उनका क्या करे। जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम, इसका क्या करे। जब ग्रंथकार खुद बताते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं है, तो रसशास्त्र भी औषधि है, आयुर्वेदिक की दवाइयां भी औषधि है। वो बार बार यही बहस करता रहा कि अगर रसशास्त्र की दवाइयां इस्तेमाल करनी है तो एलोपैथी की दवाइयां क्यों नहीं करनी। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि ठीक है, उस प्रकार से वैसे रसशास्त्र में तरक्की हुई है कि शोधन मारण वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसके विषय जन्य जो परिणाम है वो नहीं होने देते, सिर्फ दवा के रूप में अच्छे अच्छे गुण हम पाते हैं। उस प्रकार से एलोपैथी में करो, कर सकते हो उसका इस्तेमाल, एलोपैथी के द्रव्य का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस प्रकार से। लेकिन ये केवल बहस की बातें रहती है, और जितने मुद्दे वो उठाता था उससे कई ज्यादा मुद्दे मैंने उठाए थे, फिर को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर छोड़ देना है। अगर आप किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं और उसको समझ ही नहीं लेना है तो छोड़ दो। सिर्फ बात ऐसी है कि उसके भी छात्र है और वो उनके छात्रों में ये फैलाते रहता है निदान माधवो नष्ट। क्या करना है तुम्हें, तुम अलग निदान लिखो ना। अगर तुम्हें निदान माधव माधव निदान अच्छा नहीं लगता है तो तुम खुद अलग निदान लिखो, जिसमें तुम बढ़िया लिख सकोगे और लोग उसका अनुकरण करेंगे। माधव निदान अपने आप पीछे हट जाएगा। दूसरों को इस प्रकार से गालियां देना अपने को सिद्ध करना नहीं होता। अपने को अगर सिद्ध करना है तो अपने को कुछ करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि लोग देखते रह जाएंगे और उसका अनुकरण करने लगे। जब मैंने नई संहिता के बारे में बात की थी तो बहुत लोगों का यह कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता वगैरह इस प्रकार। लेकिन मेरा कहना इतना है कि अगर अच्छा है तो टिकेगा, नहीं है तो नहीं टिकेगा, उसमें क्या है। मुझे मेरी कर्तव्य पूर्ति का समाधान तो मिल जाएगा, हाँ, और मेरा अध्ययन हो जाएगा। ये तो बड़ी अहम चीज है कि अगर वो उतने लिए उसने इसके लिए सक्षम नहीं है, अभी की पीढ़ियों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए उससे अगर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें क्या क्षति है। अगर अच्छा है तो प्रयोग में आता रहेगा। ऋषि मुनि न होते हुए भी वाग्भट की संहिता प्रचलन में है, चरक देशी, तो मेरी भी संहिता प्रचलन में रहेगी। ऐसी उसमें क्या आपत्ति है कि ये नहीं भी आएगी, नहीं ही रहेगी इस प्रकार से। तो सोचने का मतलब ये है कि भली भांति शास्त्र को समझो, शास्त्र का क्या कहना है। जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यं वशान नानार्थयोगयोः, इसके बारे में। और फिर रसशास्त्र में ये विचार किया गया, इसलिए रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग बन गया, चाहे वो देरी से आया है इस प्रकार से। बागेवाड़ीकर प्लैटिनम भस्म के पीछे थे, प्लैटिनम भस्म बनाने के पीछे थे। अगर वो सक्सेस हो जाता तो रसशास्त्र में एक और दवा ऐड हो जाती,
मुझे पता नहीं चल रहा था कि प्लैटिनम के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो बाद में अभी पता चला कि केमोथेरेपिक ड्रग प्लैटिनम से बने हैं। कार्बोप्लेटिन ये एक अहम दवा है और वो उसमें प्लैटिनम का प्रयोग है। तो शायद वो तो इंटीग्रेटेड विचार करने वाले थे, तो शायद ये विचार उनके मन में होगा कि अगर इस प्रकार एलोपैथी में करते हैं प्लैटिनम का इस्तेमाल, तो हम अपने तरीके से प्लैटिनम को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसका बसन बनाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे, उसमें क्या क्षति। और ये विचार सही है, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से विचार नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये विचार हमें एलोपैथी से मिला है, ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। केमोथेरेपी के रूप में प्लैटिनम का इस्तेमाल होता आ रहा है, तो हम भी उस तरीके से उसको देखें और उसका भस्म बनाएं, तो शायद उसके बाद बनेगी। तो ये विचारों में ही गफलत है और भली भांति शास्त्र समझा नहीं है। गुरुदेव से वो मेरे छात्र का छात्र है और फिर भी मुझे गुरु भी मानता है और मेरा कहना मानता भी नहीं है, दोनों चीज। अगर मैं गुरु हूं तो उसको मेरा कहना मान लेना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं है। एक तरीके से बोलता है कि गुरु हूं मैं और दूसरी तरीके से बोलता है कि नहीं, शास्त्र अंग नहीं है वगैरह इस प्रकार। जामुन आयुर्वेद का विषय नहीं है इस प्रकार। तो इसमें जिनका अध्ययन अच्छा नहीं है उन विद्यार्थियों के मन में संदेह निश्चित निर्माण हो सकता है और ये गलत बात है। जो नए नए छात्र आ रहे हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो भी मानने लगते हैं, जब तक उनको अच्छा गुरु नहीं मिलता इसके बारे में समझाने वाला, तब तक ये गलत फहमियां ऐसी आगे आगे चलती जाएगी। तो इसके बारे में गहराई में जाकर थोड़ा सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही रास्ते का ही इस्तेमाल करना है, गलत रास्ते पर हमें नहीं जाना है। तत्वज्ञान बदल सकता तत्वज्ञान नहीं बदले, है, स्वरूप बदल तफसील बदलता। खेती के बारे में अभी जो हुआ है कि खेती का मूल तत्वज्ञान उससे नहीं बदलेगा, लेकिन जो नया तकनीक आ गया, हाइब्रिडाइज सीड्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, इनके बारे में मूल रूप से सोचना है। उसके फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, और नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, या तात्कालिक फायदा है तो उसको छोड़ ही देना चाहिए इस प्रकार से। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार से दिशा भूल करने वाले कई लोग हैं और उनसे बच के रहना चाहिए। छात्रों को सजग करते रहना चाहिए कि ये इस प्रकार का अप्रोच बराबर नहीं है, सही ढंग का अप्रोच होना चाहिए। इसीलिए गुरु का महत्व है वास्तव में। अच्छे गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त किया हो, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ इस प्रकार के गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त किया हो, तो इस प्रकार का नहीं रहेगा। दुर्दैव की बात है कि उसको अच्छे गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी वो इस प्रकार से सोच रहा है, तो उसकी अपनी सोच है इस प्रकार से, और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, कल फिर से इसको आगे लेकर चलेंगे, अभी यहीं पे रुकते हैं। कुशला नक्सों ने कहा थैंक्स सर, वही मैंने बताया। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। एलोपैथिक और रसशास्त्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर वो इसमें अपनी जान डालेंगे तो बेहतर दवाइयां बनेंगी। इस प्रकार का भी है। अभी जो पेट्रोकेमिकल से दवा आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो अननेचुरल है। तो ये इस प्रकार के नेचुरल ओवर्स का प्रयोग करना, ये नेचुरल इस प्रकार का रहेगा, वो कम हानिकारक इस प्रकार का हो। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। This conference will now be recorded.